हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं बहुत दिनों बाद आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। ये एक्चुअली है 6th क्लास की बुक्स है पूरी की पूरी। ये मैं पूरी 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास मतलब अप टू 12th तक मैं इसको पूरा करूँगी। सो मैं शुरू 6th क्लास से करूँगी, ठीक है। क्योंकि अगर हम छोटे बच्चों को देखें तो जो 6th क्लास में हैं या फिर जाने वाले हैं अभी, तो सारा लॉकडाउन चल रहा है और सबको जैसे घर में ही पढ़ना होता है, पढ़ना पड़ेगा अब तो घर में ही, तो उनके लिए बहुत यूज़फुल है। एंड अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे भी देखते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम भी मेनली जो उसमें एनसीईआरटी आती है वो 6th क्लास से ही शुरू होती है। सो मैं इन दोनों को ही कवर अप करके चलती हूँ, ठीक है। कोशिश करूँगी आप सबको बिल्कुल समझ में आए, और अगर आपको समझ में कहीं पे भी नहीं आता है, कुछ भी डाउट होता है, तो आप बिल्कुल कमेंट में बेधड़क होकर अपना क्वेश्चन पुटअप करिए, ताकि मैं उसको अपना क्लियर कर पाऊँ और मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका सवाल का जो भी है आंसर वगैरह वो दे पाऊँ, ठीक है। सो गाइस, अब हम शुरू करते हैं। 6th क्लास का ये है पहला चैप्टर, सौर मंडल में पृथ्वी। इट मीन्स सौर मंडल का मीन्स कि हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ठीक है। इस सौर मंडल में या हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बहुत कुछ आता है। जैसे सूरज हो गया, सूरज जिसे कहते हैं, हमारी पृथ्वी और बहुत सारे ग्रह, चाँद, सितारे, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो होती हैं सब की सब हमारे सौर मंडल के अंदर आती हैं, ठीक है। तो अब हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, मैं आपको पहले क्लियर कर लूँ कि मैं इस बुक का एक एक लाइन पढ़ के नहीं बताऊँगी आपको, मैं सिर्फ आपको समझाऊँगी जैसे आपकी टीचर समझाती हैं स्कूल में, या फिर नॉर्मली जैसे समझाया जाता है, मैं सिर्फ वो समझाऊँगी, आपके पॉइंट क्लियर करूँगी। उसके बाद रीडिंग करना आपका काम है। सो आप समझ रहे होंगे कि जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे, मैं अगर पढ़ पढ़ के एक लाइन को समझाती जाऊँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट ये बैठता है कि आपको वो पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो वो पॉइंट मैं क्लियर करके चलती हूँ। अगर फिर भी आपको ये हो कि हाँ भाई एक एक लाइन करके आप समझाइए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ आज, सौर मंडल में पृथ्वी। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूर्णिमा। सबसे पहले हम सुनते हैं, हमारे घर में भी नॉर्मल बोला जाता है पूर्णिमा की रात है, ठीक है। एक्चुअली ये पूर्णिमा की रात क्या होती है? पूर्णिमा की रात वो होती है जिस दिन हमें पूरा का पूरा चाँद दिखता है। वो बिल्कुल गोल गोल चाँद होता है, बिल्कुल भी कटा पिटा नहीं होता। जैसे मतलब कभी आधा दिखता है, कभी बहुत पतली सी लाइनिंग दिखती है, तो वैसा चाँद नहीं, जो बिल्कुल गोल गोल चाँद होता है, बिल्कुल पूरा का पूरा चाँद होता है। वो जो चाँद जिस रात को निकलता है, उस रात को पूर्णिमा की रात कहा जाता है, ठीक है। उसी को यहाँ पे पूर्णिमा कहा गया है। एक्चुअली ये जो पूर्णिमा की रात होती है, महीने में एक दिन आती है, ठीक। महीने में एक दिन कैसे आती है कि जो हमारा चंद्रमा है, हमारा जो चंद्रमा है ना, वो भी हमारी पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि चंद्रमा भी चक्कर लगाता है हमारी पृथ्वी का, और वो 27 डेज़ में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक। तो वो जैसे जैसे चक्कर लगाता जाता है ना, तो उसका साइज़ आपको छोटा बड़ा जो भी होता है वो उसकी वजह से होता है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा पूर्णिमा क्लियर। उसके बाद हमने सुना है अमावस्या। अमावस्या क्या होती है? अमावस्या वो रात होती है जिस रात को आपको चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखता है, बिल्कुल अंधेरी सी रात होती है। और ये रात मेनली कब आती है? ये रात आती है आपका 15 दिन में एक बार, ऐसी रात आपको देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि पूर्णिमा पूरे महीने में एक बार होता है, जब पूरा का पूरा चाँद दिखता है, और अमावस्या 15 दिन में एक बार आती है। सॉरी, 15 रातों में एक बार आती है, क्योंकि एक्चुअली रात में ही दिखता है ये। तो उस दिन क्या होता है अमावस्या को, कि हमें बिल्कुल भी चाँद नहीं दिखता है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा रहता है, ठीक। उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे खगोलीय पिंड की। खगोलीय पिंड क्या होता है? यहाँ पे खगोलीय पिंड होता है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आप
मतलब सारी की सारी जो चीज़ें चमकने वाली होती है, चमकने वाली क्या होती है रात में, जो हमारे चंद्रमा वगैरह चमकते रहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और सुबह में हम देखते हैं हमारा सूरज होता है वो चमकता रहता है, चंद्रमा तो चमकता ही है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जितनी भी चमकने वाली चीज़ें होती हैं हमारे आकाश में, वो सारी के सारे हमारे खगोल पिंड कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसमें है एक खगोल पिंड को तारा भी कहते हैं। जिस मैंने आपको जैसे बता ही दिया कि रात में जो चमकने वाली चीज़ होती है, तारा ही चमकता है रात में भाई आकाश में। तो जो तारा होता है वो भी हमारे खगोल पिंड के अंदर ही आता है, ठीक है। सूर्य भी एक तारा है, ये आपको नोटिस कर मतलब बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कि सूर्य भी एक तारा है। और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल गार्ड बांध के रख लें। ऐसे क्वेश्चन अब बहुत बार पुटअप हो जाते हैं और बेसिक सी चीज़ होती है जो बहुत नॉर्मल होती है और हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि क्या पूछ दिया भाई। तो सूर्य भी एक तारा ही होता है। और छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है भाई, हमने एक और तारा जान लिया। तो आपने ये भी जान लिया कि हाँ भाई, जो हम रात में तारे देखते हैं छोटे 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 छोटे, हम सुबह भी देखते हैं एक बड़ा सा तारा जिसका नाम है सूर्य, ठीक है। अब आप यहाँ पे पढ़ेंगे, इसके बाद आता है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है? नक्षत्र मंडल वो होता है जो कि हम यहाँ पे एक लाइन पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ लेती हूँ यहाँ पे। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हम कभी कभी कहते हैं ना, जैसे क्या होता है, जो हम 7 तारों के समूह से कुछ डिज़ाइन से बना लेते हैं, कहते हैं ना, हमें कहा जाता है कि बिग बियर वगैरह, और अर्सा मेजर कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। जो सप्तऋषि एक्चुअली उसी को कहते हैं जो हम 7 तारों का समूह बना के एक डिज़ाइन से बना लेते हैं, वो होता है, ठीक है। तो हम जो भी विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ जो तारों से बनती हैं वो सारी की सारी नक्षत्र मंडल कहलाती हैं, ठीक। इस अर्सा मेजर हो गया, बिग बियर हो गया, और यहाँ पे आप नीचे भी देखेंगे कि बहुत आसानी से पहचान में नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। सप्तऋषि मतलब कि 7 ऋषि, संत इसको भी कहा जाता है, 7 तारों का समूह भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि 7 तारों के समूह से एक डिज़ाइन सी बनती है, उसको सप्तऋषि कहा जाता है, ठीक। अर्सा मेजर वगैरह हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बच्ची है छोटी सी, हाँ, ये एक दूसरा पॉइंट है कि ये एक उत्तर ध्रुव तारा देख रही है। ध्रुव तारा बेसिकली वो देखो, आप इसकी लाइनों को देख सकते हो कि सबसे ऊपर जहाँ पे वो एंड कर रही है वहाँ पे ध्रुव तारा लिखा हुआ है। ध्रुव तारा एक्चुअली होता क्या है? ध्रुव तारा ये होता है कि ये हमें उत्तर दिशा की डायरेक्शन को बताता है, जो हमारी उत्तर की डायरेक्शन है उसको बताता है, नॉर्थ वाली जो डायरेक्शन है उसको बताता है। और ये जो ये लड़की जो देख रही है, और बीच में आप यहाँ पे लाइन देख रहे होंगे, इसकी आँखों से शुरू होके उस ध्रुव तारा तक जा रही है। तो ये जो ये लाइन है ये काल्पनिक रेखा होती है, ठीक। काल्पनिक मीन्स कि ये असल में लाइन नहीं खींची होगी। जब आप आसमान में देखोगे तो नॉर्मली बता रहा है कि ये जो ऐसे आप सीधे देखोगे तो एक तारा होता है जो हमेशा चमकता रहता है। आपको कई कई दिन ऐसे भी होते हैं जब आपको बिल्कुल भी तारा नहीं दिखते हैं, ठीक है, लेकिन एक ये तारा होगा जो हमेशा निकलता है, रोज़ रात में निकलता है। कभी बादल वगैरह आ गए तो छिप गए, वो अलग बात है, लेकिन ये एक तारा रोज़ निकलता है जो कि हमें हमारे उत्तर की डायरेक्शन की ओर बताता है, ठीक है। तो जब हमारे पास डायरेक्शन के लिए कुछ नहीं होता था ना, जब बहुत जो हमारे बहुत बूढ़े लोग जो होते थे, पूरख वगैरह जिसे कहा जा सकता है, तो वो लोग हमें डायरेक्शन का पता उनको कैसे लगता था, तो वो इन्हीं चीज़ों से पता लगाते थे। जैसे वो पूर्व वाली जो डायरेक्शन होती है, ईस्ट वाली जो डायरेक्शन होती है, वो सूरज के निकलने से पता लगा लेते थे भाई, यहाँ पे से सूरज जहाँ से निकलता है सुबह सुबह वो ईस्ट वाली डायरेक्शन होगी, जिस साइड छुपता है वो पश्चिम हो गई। अब उत्तर और दक्षिण कैसे पता लगाए भाई, और उत्तर और दक्षिण कैसे पता चल गया भाई, जिस साइड से हमें ये ध्रुव तारा दिखेगा वो उत्तर है, और उसके जो दूसरी वाली साइड है वो बन गई हमारी, क्या बन गई, वो
उत्तर के बाद आ गया दक्षिण। तो ठीक है, तो ये चारों दिशाएं वो ऐसे पता लगाते थे जब उनके पास, एक्चुअली हमारे पास तो सब है, उनके पास ऐसी चीज़ें नहीं थी जिससे वो ये पता लगा सके कि भाई उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है। तो वो इन्हीं प्राकृतिक चीज़ों से ही पता लगा लिया करते थे। ठीक, तो अब हमने ये अभी ध्रुव तारा भी पढ़ लिया है। हम पढ़ते हैं, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते। मीन्स की प्रकाश मीन्स की अपनी लाइट नहीं होती, ऊष्मा मीन्स की अपनी एक गर्मी नहीं होती। जैसे कि हमने पढ़ा सूरज, सूर्य भी एक तारा है, लेकिन उस सूर्य के तारा के अंदर अपनी एक गर्मी है, उसमें से हीट वो निकलती है ना, तो वो अपनी एक गर्मी है और उसका अपना ही एक प्रकाश चमकता है। ठीक, तो उसके अंदर अपना प्रकाश भी है और अपना ऊष्मा भी है, तो वो तो एक तारा हो गया। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर खुद का प्रकाश भी नहीं होता, खुद की लाइट भी नहीं होती और खुद की ऊष्मा भी नहीं होती। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, हमारी पृथ्वी, हमारी धरती जहाँ पे हम रह रहे हैं। इसका मतलब कुछ भी ऊष्मा नहीं है, इसका कोई भी खुद की लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं देती ना हमारी पृथ्वी। अगर आप देखेंगे जो ग्रह वगैरह अब हम देखते हैं तो उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हाँ भाई धरती में से लाइट निकल रही है, हमारी पृथ्वी में से लाइट निकल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो लेकिन ये ना होने के बाद भी इसकी एक खासियत होती है कि वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी ग्रह होते हैं जिनकी ना खुद का प्रकाश होता है, ना खुद का ऊष्मा होता है, लेकिन जो तारे होते हैं, तारे में सूर्य भी आता है, जो नॉर्मली रात में तारे चमकते हैं वो भी होते हैं। तो इन तारों का जो प्रकाश होता है ना, इन तारों के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे इसकी लाइट दूसरे वाले ग्रह के ऊपर पड़ेगी तो वो चमकेगा। ठीक, तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे पिंड भी ग्रह कहलाते हैं। वैसे तो ग्रह की एक डेफिनेशन ये हो गई कि भाई जिस भी पिंड के अंदर, जिस भी खगोलीय पिंड के अंदर प्रकाश हो, जिस भी खगोलीय पिंड के अंदर अपनी ऊष्मा हो, वो ग्रह कहलाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जिसके ना तो खुद का प्रकाश होता है, ना ही खुद की ऊष्मा होती है, लेकिन वो दूसरे तारों की सहायता से, दूसरे तारों की चमकने वाली जो चीज़ होती है उसकी सहायता से चमकते हैं, तो वो भी ग्रह ही कहलाते हैं। ठीक है, ये अपवाद टाइप का हो जाता है। अपवाद मतलब कि थोड़ा अलग, बट हमें याद रखना पड़ेगा, भाई है तो है। ठीक है, और क्वेश्चंस पेपर में, एंट्रेंस वाले पेपर में मोस्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं कि ग्रह की विशेषताएं बताइए। तो ग्रह की विशेषताएं एक तो ये भी लिखी होगी भाई प्रकाश और ऊष्मा होती है तो वो ग्रह है, लेकिन एक लाइन अगर ये भी लिखी होगी कि उसमें नहीं होता और दूसरे तारों की सहायता से वो प्रकाश लेता है, तो वो ग्रह है कि नहीं है। तो आपको हाँ लगाना पड़ेगा भाई कि हाँ वो ग्रह है। ये मत कहना कि हमारे एनसीईआरटी में इतना ही लिखा था, थोड़ी लाइनों का मतलब समझना चाहिए। ठीक है, तो वो मतलब समझाने के लिए मैं आई हूँ। ठीक, उसके बाद हमारे ग्रह क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये है हमारा नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज ये है, तो हम इसको कर लेते थोड़ा सीधा। वो आप यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट। अब हम यहाँ पे अपने 8 के 8 ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। 8 ग्रह हम लाइन से पढ़ के बताती हूँ मैं आपको। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 ग्रह होते हैं। ठीक, बुध जो ग्रह होता है वो सूर्य के बिल्कुल पास होता है और बहुत छोटा सा भी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है शुक्र। मैं इसको इंग्लिश में भी बता देती हूँ। बुध को कहा जाता है मरकरी। ठीक, उसके बाद आता है वीनस के बाद हो गया अर्थ के बाद आ गया मंगल मीन्स की मार्स के बाद जुपिटर के बाद सैटर्न के बाद यूरेनस और यूरेनस के बाद नेपच्यून। ठीक है, अब मरकरी जो होता है वो सूर्य के बिल्कुल पास होता है। सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा होता है? नेपच्यून होता है। आपको याद यही सारी चीज़ें रखनी है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद अब इसमें भी इन 8 ग्रह को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है।
पहले के जो 4 ग्रह होते हैं, जो सूर्य के बिल्कुल पास जो 4 ग्रह होते हैं, वो वाले कहलाते हैं आंतरिक, मतलब कि इंटीरियर वाले। उसके बाद जुपिटर, और जुपिटर के साथ जो उसके बाद जो 3 ग्रह और आए, मतलब कि जुपिटर को लेकर 4 ग्रह जो बाहर के हो गए, वो होता है बाह्य ग्रह। ठीक है, तो जो 8 ग्रह होते हैं इसमें भी 2 डिफरेंस किया जाता है। एक तो होता है इनर वाला और एक होता है आउटर वाला। 4 हो गए इनर के और 4 हो गए आउटर के। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सौरमंडल। जी, ये मेरा स्लाइड थोड़ा ऊपर नीचे भाग रहा है, आई एम सो सॉरी इस चीज़ के लिए। हाँ जी, अब हम सौरमंडल पढ़ते हैं। सौरमंडल एक्चुअली होता क्या है? सौरमंडल में कुछ भी नहीं है। सौरमंडल होता है सब कुछ मिला के बन गया सौरमंडल। लाइक सूर्य और हमारे 8 के 8 ग्रह अभी जो मैंने आपको पढ़ाए, ठीक है, उसके उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड मैंने अभी बताए थे कौन कौन से होते हैं। जिसमें लाइट होती है, ऊष्मा होती है वो भी, जिसमें नहीं होती है वो भी। उपग्रह क्या होता है? उपग्रह वो होता है जो ग्रहों का ग्रह होता है। मीन्स कि एक तो होता है ग्रह, उसके बाद हो गया उपग्रह। जैसे कि हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, हमारी पृथ्वी के अंदर चमकता है चंद्रमा। ठीक है, ये जो चंद्रमा है ये हमारी पृथ्वी का ग्रह है। ठीक, तो ग्रह का ग्रह मतलब कि ग्रह का छोटा भाई वाला जो होता है, जो छोटा भाई होगा वो उपग्रह कहलाएगा। ठीक है, तो आपको उपग्रह का मतलब समझ में आ गया होगा, आई होप। उसके बाद 8 ग्रह तो मैंने आपको पढ़ाई दी है। सूर्य तो आप सबको पता होगा कि क्या होता है। ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक, सारी की सारी चीज़ें मिलकर सौरमंडल का निर्माण करती हैं या फिर सौरमंडल होती हैं। मतलब इन सारी चीज़ों को अगर हम इंक्लूड कर देंगे तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होके सौरमंडल बन जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये लास्ट वाली लाइन देखिए, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। ये तो हमने समझ लिया भाई, सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो मिल के तो भाई परिवार बनता है, तो हम यहाँ पे इसको सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। इट मीन्स हमें ये याद रखना है कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और एंट्रेंस का कोई बच्चा अगर देख रहा है तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। एक छोटी सी लाइन है 4 वर्ड की, और इसी में से पूछ लिया जाएगा और आपका दिमाग हो जाएगा सुन्न। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है सूर्य मैंने आपको बता ही दिया सूर्य क्या होता है। सूर्य के बारे में ये होता है कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। मीन्स कि सूर्य फोकस में होता है। जैसे आपने ग्रह में पढ़ा, सूर्य आया, फिर सूर्य के बाद में मरकरी आया, फिर वीनस, फिर अर्थ, तो ऐसे ऐसे करके गया ना। तो उसका जो एक सूरज जो जैसे बिल्कुल कॉर्नर के साइड में था, वो जैसे कॉर्नर हो गया ना, उस कॉर्नर को हम फोकस वाला पॉइंट कहते हैं। अब जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी वो एक्चुअली हाफ थी ना, वो हाफ फ़ोटो थी, क्योंकि जो पूरा का पूरा ग्रह होता है गोल गोल घूमता है ना, तो वो तो आधा गोल था जो फ़ोटो में दिखाया गया था। क्योंकि बुक है तो भाई बुक में तो पूरा नहीं दिखा सकते हैं। तो अगर हम इसको गोल गोल देखें कि अगर पूरा का पूरा जो 8 के 8 ग्रह हैं गोल गोल घूम रहे हैं, तो सूर्य कहाँ पे आया? बीच में आया। ठीक है, तो वही हो गया कि जो सूर्य होता है वो केंद्र में होता है। ठीक, उसके बाद सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर होता है। ये लाइन भी याद रखनी है। उसके बाद सूर्य तो नॉर्मल है, आप इसको रीड करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह मैंने आपको 8 के 8 ग्रह बता दिए हैं। इसमें लिखा है कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार सीरीज़ में इन्होंने लगा दिया है। सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। और आपको यहाँ पे एक याद करने की ट्रिक भी बताई है। आप यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं, ये बॉक्स में लिखा है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो हमारी मम्मी जी हमें नट्स सर्व कर रही हैं। तो ये एक
वो है, मतलब तरीका है, इसको ट्रिक भी कह लीजिए आप। इस चीज़ से आपको याद हो जाता है, एक सीरीज़ याद नहीं रहती ना, तो आप इसको अगर इस लाइन को याद करते हैं तो MY से जो माई बनता है, तो जो M वाला हो गया, इसका फर्स्ट वाला वर्ड हो गया मरकरी होता है, जैसे इंग्लिश में आता है ना मरकरी, तो मरकरी मीन्स बुध हो गया। फिर उसके बाद आता है वी का मतलब हो गया, वी का मतलब वीनस, वीनस मीन्स शुक्र। फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे ई मीन्स एफिशिएंट लगाया है तो अर्थ। एम से हो गया मदर, मदर का आ गया मार्स, एम वाला जो एक कैपिटल आ रहा है इसका आगे, तो वो मार्स हो गया। फिर जे से आ रहा है जस्ट, जस्ट का हो गया, जस्ट का क्या हो गया, जुपिटर। फिर उसके बाद आता है सर्व्ड, सर्व्ड में जो एस आया है, एस का मतलब हो गया सैटर्न। फिर उसके बाद अस आया है, अस में जो यू है वो हो गया यूरेनस। एंड फिर नट्स आया है, और नट्स का जो एन है जो कैपिटल है उसका मतलब हो गया नेपच्यून। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड और लिखा है कक्षा। कक्षा क्या होता है, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। एक उनका ना एक अपना ही मतलब एक लाइन होती है, ये नहीं कि वो कहीं पे भी उड़ते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी एक अपनी एक काल्पनिक लाइन होती है, एक गोल गोल लाइन होती है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली होती है। तो वो जो वो लाइन होती है ना, इसमें लिखा है इसके, इट मीन्स अगर वो जो लाइन है पूरी की पूरी, जितना लाइन कवर कर रही है, जितना एरिया वो कवर कर रही है, उस एरिया को कक्षा कहा जाता है। और सब बीच में आ गया हमारा सूर्य। सूर्य के बाद आता है मरकरी। मरकरी पहला होता है ना, सबसे पहले सूर्य के बिल्कुल नज़दीक में मरकरी होता है। तो मरकरी गोल चक्कर लगाएगा, ठीक, वो जितना गोल चक्कर लगा रहा है, जितना अपना एरिया कवर कर रहा है, वही वाला जो एरिया होता है वो उसकी कक्षा कहलाती है। ये आप अपना कक्षा क्लास वाला कक्षा मत समझिएगा, ये मरकरी की कक्षा है, ठीक है। तो ये वो जो एरिया होता है, जितना एरिया वो कवर करता है, जो गोल गोल वाला पोर्शन होता है, जो वो उसका एक अपना ही ऑर्बिट होती है, वो ऑर्बिट पूरी की पूरी कक्षा कहलाती है, ठीक। और हर एक ग्रह की अपनी ही एक ऑर्बिट होती है, अपनी एक काल्पनिक रेखा होती है, वो उसी गोल गोल या उसी गोलाई में ही घूमेगा, वो कहीं आगे पीछे इधर उधर नहीं मटकेगा कि हाँ जब कभी मन किया कि मार्स बाहर को भाग गया और मन किया कि अर्थ अंदर को आ गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये लाइन हमेशा फिक्स्ड होती है कि पहले जो मार्स आता है, मार्स की अपनी एक गोल गोल ऑर्बिट होती है। फिर उसके बाद मार्स के बाद आता है शुक्र, शुक्र की एक अपनी ऑर्बिट होती है जो कि मार्स के बाद आता है, ठीक है। तो जितना एरिया वो कवर करते हैं और जो गोल वाला पोर्शन होता है जैसे घूमते हैं, वो उसकी कक्षा कहलाती है। एंड आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। और मैं चाहूँगी कि अगर आपको ये बिल्कुल समझ में आता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि ये अभी आधा चैप्टर हुआ है, तो आधा जो है वो हम कल करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गई है वीडियो, बहुत ज़्यादा बड़ी चली जाएगी, खिंच जाएगी, ठीक है। तो अब हम आधा चैप्टर कल करते हैं, ठीक। सो बाय बाय, आपको नमस्कार मेरा फिर से। एंड आई होप आप इसको रीड करें, आपको समझ में आए। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझ में आए। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड बाय, टेक केयर।